डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? पी क्यू आर जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकते हैं और किसके द्वारा? बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इस इक्वेशन में मैं एक्स को चेंज कर दूंगा। आप समझ पा रहे होंगे, वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसका सीधा वर्किंग रूल लिखूंगा। मेरा मेन फोकस होगा क्वेश्चन सोल्व करने पर। क्लियर है? तो वर्किंग रूल क्या होगा इसका सोल्व करने का? लिख देता हूं वर्किंग रूल। तो आपको सोल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो पहला स्टेप नंबर 1, राइट गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है ये? एज इट इज इसको लिख दीजिए, राइट गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स। भाई इनको आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, और जैसा जैसा मैं वर्किंग रूल में कर रहा हूं ऐसा ही आप क्वेश्चन करने के लिए इसको मेथड को इंप्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करेंगे? पी क्यू और आर, इनकी वैल्यू को आप लिख दीजिए। राइट द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। जो भी पी की वैल्यू है, क्यू की, आर की, सबको अलग अलग लिख दीजिए। इसका बाद तीसरा स्टेप, जैसा कि वर्किंग रूल में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेथड किसका है? बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मान लीजिए z इज फंक्शन ऑफ x, जैसे z एक्स स्क्वायर है, z कोस x है, या z log x है, इस तरह का कोई फंक्शन ये हो सकता है। तो जब आप ये चेंज करोगे तो जो आपकी दी गई इक्वेशन है वो इक्वेशन किसमें चल रही है? हमारी वो इक्वेशन चल रही है y और x में। जब y हमारा कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आप x को बदल देंगे किसमें? इन फॉर्म ऑफ z, तो आपकी नई इक्वेशन किसमें चलेगी? y और z में। यानी जो नई इक्वेशन है उसमें डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, डी वाई ओवर डी जेड और y, कुछ इस तरह की टर्म हमारे पास चलेंगी, और x उसमें से गायब हो जाएगा। तो z को x का फंक्शन मानने पर जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या करेंगे? पुटिंग z इक्वल टू एफ एक्स। भैया हमने एज्यूम किया है कि z किसका फंक्शन है? x का। देन इक्वेशन 1 बिकम, या जो आपकी इक्वेशन है इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, इक्वेशन 1 हमारी चेंज हो जाएगी और वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी इक्वेशन y और z में। तो क्या बनी है इक्वेशन? ये आ गई डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, ध्यान देंगे, प्लस पी। अब ये कोफिशिएंट बदल गए होंगे, वो कैसे बदले? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको सोल्व करके दिखा देंगे। फिलहाल मुझे उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं वर्किंग रूल की तरफ चल रहा हूं। तो डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर और डी वाई ओवर डी जेड हमारी नेक्स्ट टर्म होगी, इसका कोफिशिएंट होगा डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, सॉरी, इसका कोफिशिएंट होगा डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स और अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होगी, और यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी जेड। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी हमारी वाई, और इसका कोफिशिएंट बनेगा हमारे पास, क्या बनने जा रहा है? क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया वाई, और राइट हैंड साइड हमारी आर की जगह बन जाएगी आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। और इस पूरे रिलेशन में हम x को गायब कर देंगे और उसकी जगह क्या ले आएंगे? z। तो मैं इसको डायरेक्ट ये ना लिखकर डायरेक्ट ये लिखा करूंगा, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड, और ये आ गया Q1 y इक्वल टू R1। भाई जब आप इसको चेंज करेंगे x को तो ये कोफिशिएंट भी बदल जाएंगे ना। p की जगह आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट में जो फंक्शन है, q की जगह आ जाएगा ये फंक्शन, और r आ जाएगा r अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट z को x का फंक्शन मानने के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा करूंगा। क्लियर है? और बता दिया करूंगा कि व्हाट इज p1, व्हाट इज q1 एंड व्हाट इज r1। तो राइट में दोबारा लिख देता हूं, वेयर p1 इज, जब आप इस तरह इक्वेशन लिखेंगे तो p1 इसको किसको कहा है आपने? वेयर p1 इज डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको भी कुछ नाम दे देता हूं, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद Q1 कितना हो जाएगा? ये Q1 इज
Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। और इसी तरह R1 हो जाएगा मेरे पास, R1 इज R अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आप, क्लियर है। अब देखिए ये मेथड का इसका लॉजिक क्या है। हम जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का सोल्व कर सकते हैं अगर वो क्या है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारा लॉजिक ये होगा कि हम कुछ ऐसा फंक्शन मानेंगे, माना होगा कि ये Q1 P1 हमारे क्या बन जाए, कांस्टेंट। तो इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन सोल्व होगी या नहीं होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि P1 Q1 आपके क्या आ रहे हैं। अगर P1 Q1 कांस्टेंट है तो इक्वेशन आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ मेन मकसद हमारा ये है कि z की ऐसी वैल्यू मुझे सेलेक्ट करनी है। तो z मैंने मान तो रखा फंक्शन x, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसके लिए मेथड बताता हूं। तो पहले आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद लिखेंगे पी क्यू आर की वैल्यू, और पी क्यू आर की वैल्यू लिखने के बाद जैसी z को fx मानेंगे सब कुछ कैलकुलेशन इसमें होंगी, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब ये P1 Q1 R1 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएंगी अगर मैं आपको z बता दूं, क्योंकि z पता होगा तो आपको dz ओवर dx पता चल जाएगा, d2z ओवर dx स्क्वायर पता चल जाएगा, p ऑलरेडी पता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, P1 आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ z। अब z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस, ये वर्किंग रूल मैं यहीं पे बता देता हूं। फॉर दिस वी पुट, इसके लिए हम Q1 को मान लेंगे कांस्टेंट। क्या मान लेंगे, Q1 को कांस्टेंट। अब देखिए मेरा काम था कि P1 Q1 कांस्टेंट आ जाए, तो मैंने Q1 को तो खुद ही कांस्टेंट कह दिया। अब इससे जो z आएगा निकल कर, उसके लिए अगर P1 भी कांस्टेंट आ गया तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले एक रोड मैप हमारे पास तैयार हो जाए कि मुझे करना क्या क्या। तो आप इस पेपर पे लिखते जाइए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पेपर को सामने रखिए और एक एक पॉइंट आप उसमें से मिलाते जाइए। तो Q1 को कांस्टेंट मानने का मतलब आपने कांस्टेंट किसको माना होगा, Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, आपने इसको कांस्टेंट माना होगा। ठीक है, चलिए इस कांस्टेंट का नाम रख देता हूं मैं, लेफ्ट में लिखता हूं। ये जो कांस्टेंट है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। वैसे इसका मानने का भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपको आसान लगे। तो क्या करेंगे आप, इस कांस्टेंट को एक नाम दे देता हूं मैं, और इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया फिलहाल यहां क्वेश्चन में कैपिटल ए। तो कितना होगा ये, दिस इंप्लाइज Q अपॉन dz ओवर dx, ये होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल ए से। फर्दर कैलकुलेट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dz ओवर dx का होल स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन ए। क्लियर है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिख दो, तो dz ओवर dx अंडर रूट, हालांकि प्लस माइनस दोनों आएंगे लेकिन आप एक ही साइन लेके चलो, पॉजिटिव। क्लियर है, तो dz कितना हो जाएगा, ये कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप, पॉजिटिव वैल्यू ले, उससे भी क्वेश्चन आपका आसानी सोल्व होगा। dx, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और जैसे ही आप इंटीग्रल करेंगे तो तुरंत आपको लेफ्ट में मिल जाएगा z और राइट में मिल जाएगा कोई फंक्शन ऑफ x। तो ये इसको निकालने का तरीका है। क्लियर है, तो ये आपको मिल गया z। इक्वेशन नंबर 2 आपको सोल्व करनी है। Q1 आ गया आपका कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट आया जब आपने Q1 को a माना था। अब प्रॉब्लम रह गई P1 की। अब ध्यान देंगे यहां पर एक और स्टार बना के लिख रहा हूं फोर्थ में, इफ P1 इज कांस्टेंट फॉर z इक्वल्स टू fx, देन ये जो इक्वेशन आपकी 2 थी जो मैंने यहां से मिटा दी है, यहां पर लिखी थी ना, d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस P1 dy ओवर dz प्लस Q1y इक्वल्स टू r1, ये क्या होगी, विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो क्या होगा, इट कैन बी सोल्व्ड इजीली। तो क्या करेंगे आप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं, इट कैन बी सोल्व्ड इजीली, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, 2 को सोल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, z की वैल्यू वापस लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। तो कुल मिला के इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना है, Q1 को कांस्टेंट मानेंगे, P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कांस्टेंट आनी चाहिए, अगर आ गई तो मेथड हमारा पास है, अदरवाइज मेथड फेल हो जाएगा, कोई और मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलिए इस वर्किंग रूल को ठीक से समझने के लिए और एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको वर्किंग रूल भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी। जो स्टेप मैंने आपको बताया वो लिखते जाइए। पहला स्टेप, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा स्टेप,
राइट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर एंड सपोज जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे जेड इक्वल टू एफ एक्स, तो आपकी एक नई इक्वेशन आ जाएगी जो वाई और जेड में होगी, और जहां डी वाई और डी जेड का कोफिशिएंट होगा P1 और वाई का कोफिशिएंट होगा Q1 और राइट हैंड साइड होगी R1, और P1 Q1 R1 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है। बस इन्हीं का खेल है, P1 Q1 R1 आपको निकालना है दोबारा, और उसके लिए निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, Z की, और Z निकालने के लिए Q1 को मानेंगे आप कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करता हूं, उससे साथ मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए आप, मेथड आपको 100% समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर में, और दोनों ही हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1, पहली प्रॉब्लम है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय चेंजिंग the independent variables, इक्वेशन क्या है, d2y over dx स्क्वायर प्लस 3 sin x माइनस cot x dy over dx प्लस 2y sin स्क्वायर x इक्वल टू e टू द पावर माइनस कोस x, और ये आ गया साइन स्क्वायर x, और ये इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है। क्लियर है? अब एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y over dx स्क्वायर प्लस 3 sin x माइनस कोट x dy over dx प्लस 2y साइन स्क्वायर x e टू दी पावर माइनस कोस x, और ये आ गया साइन स्क्वायर x। इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ये, लेकिन फिर भी मैं इसमें जो y का कोफिशिएंट है उसको ठीक तरह से लिखता हूं। हालांकि इस स्टेप को लिखने की कोई नीड मुझे नहीं थी। तो ये मेरे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर x, यानी ये कोफिशिएंट है किसका, y का। कई बार बच्चे जल्दी में y का कोफिशिएंट 2 लिख देते हैं, तो कितना बना ये e टू द पावर माइनस कोस x, और ये आ गया साइन स्क्वायर x। यही वो इक्वेशन है जिसको मैं सोल्व करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, हम लिख चुके हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब मुझे लिखना पी क्यू आर की वैल्यू। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इससे कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, d2y over dx स्क्वायर प्लस p dy over dx प्लस qy इक्वल्स टू r। क्लियर है? वी गेट, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर जैसे ही आपने किया तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको p की वैल्यू मिलेगी dy over dx का कोफिशिएंट, यानी p आपको मिला 3 sin x माइनस कोट x। चाहो तो इसको भी नंबर दे सकते हो कुछ आप, 2 कह दो। और q कितना मिला, q मिला मुझे y का कोफिशिएंट यानी 2 साइन स्क्वायर x, और इसके बाद r मुझे मिला राइट हैंड साइड, कंपेयर कर लो, इट इज e टू द पावर माइनस कोस x, और यह आ गया साइन स्क्वायर x, इसको कह दो नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तो मैंने मान लिया लेट z इज फंक्शन ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में मैं z को fx मान रहा हूं, कोई फंक्शन रहा होगा तो सारे डेरिवेटिव बदल दीजिए, साथ के साथ राइट हैंड साइड। तो क्या बन गई इक्वेशन, वो डायरेक्ट जो मैंने बताया वही लिख दीजिए। देन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हमारी चेंज हो जाएगी, और उसमें जो इंटरनल कैलकुलेशन होंगी जो मैंने नहीं दिखाया है वो क्या होंगी, मैंने बताया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कैसे वैल्यू आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अलग से उसको बता देंगे। तो क्या बनेगी, ये बनेगा मेरे पास d2y over dz स्क्वायर, क्योंकि अब जो नई इक्वेशन होगी वो आपकी y और z में चलेगी, और dy over dx की जगह आ गया dy over dz, और कोफिशिएंट इसका बनेगा p1। p1 की जो वैल्यू है वो मैंने लिखी थी, उसको भी बताएंगे आपको, दोबारा लिख देंगे। और नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, q1
और ये आ गया y इक्वल टू R1 और इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 5। वर्किंग रूल में इसका नाम मैंने 2 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर P1 क्या है? वेयर P1 इज क्या है? P1 इज d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx और अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। इसको नाम दे दीजिए आप 6। इसके बाद Q1 क्या हो जाएगा? Q1 विल बी Q अपॉन कितना होगा ये? Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए 7। और R1 क्या होगा? R अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए 8। अब ये पूरा की पूरी वैल्यू P1 Q1 R1 आपको तब पता चलेंगी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको Z एग्जैक्टली पता हो। अभी तक तो आपको ये पता है Z इज फंक्शन ऑफ X, लेकिन आपको ये पता करना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Z। तो क्या करेंगे? टू फाइंड Z। इसी स्टेप के बाद अब देखिए मुझे 5 को सोल्व करना है, तो इसके लिए मुझे P1 Q1 R1 की जरूरत है और P1 Q1 R1 के लिए Z की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे हम? इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए और आप वैल्यू फाइंड कीजिए पहले Z की। टू फाइंड Z वी हैव, क्या वर्किंग रूल था जो स्टार बना के मैंने लिखा था? याद करो, मैंने लिखा था Q1 इज कांस्टेंट। अब Q1 का कांस्टेंट होने का मतलब है Q अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर का कांस्टेंट होना। क्लियर है? चलिए उसका नाम दे दिया मैंने, अभी नाम दे देंगे उसको, अभी मैं फिलहाल कांस्टेंट लिख रहा हूं। अब Q, व्हाट इज Q? Q इज 2 साइन स्क्वायर x। कितना है Q? 2 साइन स्क्वायर x अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बनाइए? अब कांस्टेंट देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे। बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं। वैसे तो आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जो क्यू में आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका अगर कुछ कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है जैसे 4 साइन स्क्वायर एक्स तो 4 सेलेक्ट कर लेता। अगर यहाँ पर क्या होता सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स तो मैं 1 सेलेक्ट कर लेता। तो जो भी इसका कोफिशिएंट है आप उसी को मान लीजिए कांस्टेंट। क्लियर है? क्या नाम दे देंगे उसको? 2। अब जैसे ही आपने ये कहा तो आपके पास dz ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई भाई? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। आपको ये कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड में मानना है वो इस तरह मानना है कि जो आपका फंक्शन था उसका जो क्यू जो भी फंक्शन है उसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। क्लियर है? तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास? इसको राइट में शिफ्ट कर दो तो ये बना मेरे पास dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले दूं तो dz ओवर dx आ गया मेरे पास साइन एक्स, और अगर मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूं तो dz आ गया मेरे पास साइन एक्स dx। दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको? आपको मिला z इक्वल टू साइन का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, मतलब ये लिख दो ना, चलो साइन भी बना देता हूं इंटीग्रल का। तो ये आपको मिला z इक्वल टू माइनस कोस एक्स। तो ये आ गई मेरे पास z की वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नाम दे दो 9। ओबियसली अच्छा यहाँ पर मुझे बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले से लिख देता हूं। ओबियसली अगर z माइनस कोस एक्स है तो आप समझ पा रहे हैं dz ओवर dx कितना है? dz ओवर dx इज साइन एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज करूंगा, रिपीट कर दिया मैंने थोड़ा सा। और d2z ओवर dx स्क्वायर क्या होगा? इसका भी डिफरेंशियल कर दो, यानी ये आ गया कोस एक्स। क्यों मैंने लिखा ये भी आपको समझ आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब ये मुझे z पता चला और इसके अकॉर्डिंग मैंने dz ओवर dx लिख दिया, d2z ओवर dx स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए मुझे क्या है, जब मैं p1 लिखूंगा तो z डिमांड करेगा dz ओवर dx की और d2z ओवर dx स्क्वायर की। तो इसी को मैं यहां पर पुट करके p1 q1 r1 में निकालने जा रहा हूं। क्लियर है? तो ये वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूं। तो क्या करेंगे आप, एक बार देख लीजिए, इसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा दोबारा। तो मैं डिटरमाइन करने जा रहा हूं P1 Q1 R1। इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 का मैं यूज करूंगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। याद रखना z कितना था? z इज माइनस कोस एक्स। चलो यहां को लिख देता हूं, कितना आया जी z? z आ गया मेरे पास माइनस कोस एक्स। याद रहेगा मुझे, लेफ्ट में मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ जी, तो वैल्यू आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6
अब 6 से वैल्यू निकालेंगे हम P1 की। P1 हाँ जी d2z ओवर dx स्क्वायर। भाई z हमारे पास कितना था माइनस कोस एक्स, और इसी को सोल्व किया था आपने तो dz ओवर dx कितना आया था साइन एक्स, और d2z ओवर dx स्क्वायर कितना आया था कोस एक्स। तो याद रहेगा, तो रख दो वैल्यू P1 d2z। चलो एक बार और लिख देता हूं, तो ये आ गया P dz ओवर dx, और ये अपोन में आ गया मेरे पास dz ओवर dx का होल स्क्वायर। सभी की वैल्यू में 1 बाई 1 पुट करने जा रहा हूं। P1 d2z ओवर dx स्क्वायर कितना आ गया कोस एक्स। अब कहानी आई P की, तो P मैंने मिटा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स। ये लेक्चर को वापस करके देख लीजिए। और dz ओवर dx कितना है, इट इज साइन एक्स। देख पा रहे नहीं भाई, d2z ओवर dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल किया तो cos x, dz ओवर dx sin x, z कितना माइनस cos x। तो फिलहाल dz ओवर dx यहाँ पर कितना आ गया sin x का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x। तो P1 मेरे पास आ गया cos x प्लस 3 sin स्क्वायर x, या कोट को लिख दो आप cos अपॉन sin। कोट को क्या लिख देंगे, कोट को लिख दिया मैंने cos अपॉन sin, यानी cos x अपॉन sin x, sin x से sin x कौन कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ बचा cos x, और अपोन में आ गया ये साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। तो P1 आ गया 3, बिल्कुल परफेक्टली फाइन वैल्यू मेरे पास आई है कांस्टेंट। इसको नाम दे दो आप P1 को, 9 तो पहले ही कह चुके हैं 10। ऑल्सो Q1 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। Q1 तो जब आपने वैल्यू फाइंड की थी तो Q1 कितना माना था आपने, Q1 को मान रखा आपने 2। आप फाइंड करेंगे तब भी 2 ही आएगा, तो Q1 कितना हो गया 2, इसको कह दो 11। एंड अब बचा आपके पास R1। R1 कितना होगा, R1 मेरे पास आ जाएगा R अपॉन, R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू थी मेरे पास, थोड़ा सा रिकॉल करो, R की वैल्यू थी e की पावर माइनस कोस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब कितना बना ये कुल मिलाकर, चलिए इक्वेशन नंबर 5 की ही मुझे नीड होगी। अब ये मेरे पास बनने जा रहा है R1, क्या बना R1 इज e टू द पावर माइनस कोस एक्स। लेकिन ध्यान देंगे, यहां गलती करते हैं स्टूडेंट, मुझे इस क्वेश्चन में x रखना ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में क्या रखना y और z, तो x गायब होने जाना चाहिए। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 हो जाएगा e टू द पावर z, सिंस z इज माइनस कोस एक्स। ये आ गया मेरे पास, इसको भी नाम दे दो आप। चलिए इसको कह दिया मैंने 12। Therefore इक्वेशन नंबर 5 बिकम, अब जो 5 थी इक्वेशन जिसको आप सोल्व करना चाहते थे उस पर वापस आ जाइए, तो क्या बनेगी ये बन जाएगी d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस P1 कितना आया 3 dy ओवर dz, और इसके बाद आ जाइए आप Q1 कितना आया 2 y, और R1 कितना है, R1 है e टू द पावर z। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी, जैसा वर्किंग रूल लिखा है मैं बिल्कुल वही चल रहा हूं। इक्वेशन नंबर 13 क्या है, ये इक्वेशन नंबर 13 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसका वर्किंग रूल आप जानते हैं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो क्या बनेगा ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो क्या करोगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, उससे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो। इक्वेशन 13 इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज कर देगी, इक्वेशन 13 इंप्लाइज कर देगी डी स्क्वायर प्लस 3d। अब पुराने मेथड आप अप्लाई कर दो, वो डिटेल में आपको बता रखा है, इक्वल टू e टू द पावर z, वेयर d कैपिटल D मींस d ओवर dz। ये कैपिटल D का मतलब है, बात क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, d की जगह m लिख दो, जो y का कोफिशिएंट है जिसको मैं fd बोलता था, फैक्टर कर लो, फैक्टर हो गए इसके m प्लस 2 m प्लस 1 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आ गई -2 और -1। तो देयरफॉर CF क्या होगा, CF मेरे पास आ जाए, बस आपको CF और PI ही तो निकालना है। देयरफॉर CF विल बी, कितना होगा CF होगा मेरे पास C1 e टू द पावर -2z। ध्यान देंगे x में नहीं लिखेंगे, ये इक्वेशन z में चल रही है, C1 e टू द पावर -z, ये आ गया CF।
अब कहानी आती है हमारी किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/, अब कैसे लिखा है ये प्रीवियस लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, उनको देख लीजिए, इनका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देख लेना। e⁻z, अब क्या करेंगे, z का कोफिशिएंट 1 तो d की जगह 1 लिख दो, कितना है 1 + 3 × 1, ये 1 स्क्वायर कर दो, 2 e⁻z, यानी बच्चों ये आ गया 1/6 e⁻z। देयरफॉर y कितना आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल था, तो देयरफॉर y आ गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y कितना होगा, CF आ गया C1 e⁻−2z, बच्चों C1 ही लिख दिया मैंने दोनों जगह, इसको C2 कर दो, C2 e⁻−z और प्लस 1/6 e⁻z, लेकिन z की वैल्यू क्या, माइनस कोस x। तो आप वापस आप आंसर x में लिख दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन तो y और x में थी। तो कितना होगा, C1 e⁻2 cos x, C2 e⁻cosine x, और ये आ गया 1/6 e⁻−cos x। तो ये हमारा परफेक्टली फाइन आंसर है, जो आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व की है, किसकी, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रॉब्लम और सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, तो ये आप एक बार देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप पहले वर्किंग रूल को ध्यान से समझें और उसी को मैप करते हुए इसको लिखते जाइए, क्लियर है। तो बच्चों अब मैं एक सेकंड प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रहा था उसको मैं लिख चुका हूं, क्या है वो, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वेशन है x⁶ d2y/dx² प्लस 3x⁵ dy/dx प्लस a² y = 1/x²। इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, वी हैव टू राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बनेगी ये, गिवन x⁶ d2y/dx² प्लस 3x⁵ dy/dx प्लस a² y = 1/x²। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे आप PQR कंपेयर करते हैं उसमें तो d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 है, तो आप इसको x⁶ से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x⁶, वी गेट, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है d2y/dx²। चलिए x⁶ से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना बना ये 3/x dy/dx, यहाँ भी आपने डिवाइड कर दिया x⁶ से तो कितना बना ये a² x⁶y, और यहाँ पर डिवाइड किया राइट हैंड साइड में तो ये हो गया x⁸ और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करोगे, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 विथ, 1 मतलब इक्वेशन 1 विथ d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r, वी गेट, क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन आपको मिल जाएगा p कितना होगा 3/x, ये आ गया 2। चलिए q के बारे में लिख देता हूं, q कितना होगा a² x⁶, इसको नाम दे दो 2, एंड लास्ट r कितना है, r इज 1/x⁸ और इसको कह दो 3। अब जैसा आपको बताया गया है, तो मान लीजिए z इज एनी फंक्शन ऑफ x, क्लियर है। तो मैं पूरी इक्वेशन को अब y और z में लिखने जा रहा हूं। देन इक्वेशन 1 बिकम, इसका फिक्स फार्मूला मैंने लिख दिया था, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम, इट बिकम्स d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y = r1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। बात समझ पा रहे हैं। अब मुझे इसी इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझे p1 q1 r1 की जरूरत पड़ेगी, और p1 q1 r1 क्या है, क्या हो रहे होंगे, z पे डिपेंड करेंगे और p q पर डिपेंड करेंगे। वेयर, एक बार लिख देता हूं, हर बार आपको यही लिखना है, वेयर p1 इज, क्या होगा p1 इज d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन, ये p1 की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, p1 अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, इसको भी नाम दे दो कुछ 5, क्लियर है। q1 कितना हो जाएगा,
Q1 इज Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दो आप 6। और इसके बाद हम पहुंच गए कहां पर, R1। R1 हो जाएगा R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दो आप 7। अब देखिए P1 Q1 R1 आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको Z पता हो तो। क्या करेंगे, अब इसी पर आ जाते हैं, Z की एग्जैक्ट वैल्यू पता करूंगा। यहां तो मैंने Z को मान लिया था fx, मुझे पता नहीं था व्हाट इज fx। क्लियर है, तो अब मैं Z की एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं। टू फाइंड Z व्हाट शुड बी, वी हैव Q1 इज कांस्टेंट। अब Q1 के कांस्टेंट होने का मतलब है Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका कांस्टेंट बनना। अब ये कांस्टेंट क्या है, ध्यान देंगे, Q का मतलब है यहां पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था Q में जो भी आपकी फंक्शन है उसका कोफिशिएंट रहा होगा। जैसे फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर। तो जो भी ये कांस्टेंट टर्म आपको इसमें नजर आ रही है उसको ही आप क्या मान लेंगे, कांस्टेंट ए स्क्वायर से। फायदा ये होगा कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनी ये कहानी, अगर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 6 होता तो मैं 1 ही मान लेता। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल आ गया किसके, 1 अपॉन एक्स की पावर 6। क्लियर है। अब इस मेथड को ही मैं आगे बढ़ाता हूं और वैल्यू निकाल लेता हूं किसकी, डी जेड ओवर डी एक्स की। तो क्या होगा, डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स विल बी डी जेड ओवर डी एक्स विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट। और इसका मतलब ये हुआ कि डी जेड आ गया मेरे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रल। और जैसे ही आप दोनों साइड का इंटीग्रल करेंगे तो यहां से आपको जेड क्या मिल जाएगा, जेड हमें मिल जाएगा एक्स की पावर -3 डी एक्स। फर्दर इंटीग्रेट करो तो ये आ गया एक्स की पावर -2 अपॉन -2। क्लियर है, तो कुल मिला के जेड मेरे पास हो गया -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू आ गई किसकी, जेड की, और इसको नाम दे दो आप 8। ऑब्वियसली अगर जेड आपका ये है -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो डी जेड ओवर डी एक्स कितना होगा, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, यानी इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। और डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी भाई, एक्स की पावर -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये आ गया मेरे पास डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी, मैंने इसलिए इसको लिख दिया, एक्स की पावर -3 का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल। अब मैं 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड करता हूं P1 की, Q1 की और R1 की। क्लियर है, तो चलिए ये लिखा हुआ है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। इनको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7। तो फ्रॉम 5 ये लिखा हुआ मिल गया मुझे, फ्रॉम 5 मैं फाइंड करूंगा क्या, P1, ये 5 हटा दीजिए। क्लियर है भाई, P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखा हुआ है, तो P1 कितना हो जाएगा, D2Z, तो ये बना मेरे पास -3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब बात करेंगे हम किसकी, P की। तो P मेरे पास कितना है, ये डिवाइड करने के बाद आया था 3 अपॉन एक्स, कितना आया था 3 अपॉन एक्स, और dz ओवर dx कितना है 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है, तो d2z ओवर dx स्क्वायर था बच्चों 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये आ गया 3 अपॉन एक्स, ये 3 अपॉन ठीक से लिख देता हूं -3 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो P1 आ गया -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4, और ये आ गया अपॉन में 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और P1 आ गया मेरे पास 0। इसको भी नाम दे दीजिए आप 9। क्लियर है, इक्वेशन नंबर हो गई 9 फ्रॉम 6, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था 6, लेकिन मुझे याद है 6 क्या था, Q1, ये था Q अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है आपने Q1 को क्या माना था, a स्क्वायर, ये 10th। क्लियर है, ये आप जानते हैं। ठीक, फ्रॉम 7, भाई ये तो आपने माना ही था ना, फाइंड करोगे Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, तब भी यही आएगा। 7 कितना है, R1, R1 इज R अपॉन dz ओवर dx का
होल स्क्वायर। तो कितना है आर, आर था मेरे पास 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, डिवाइड कर दिया था ना आपने इससे, एक्स की पावर 6 है, और अपॉन में कितना आ गया ये 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यानी R1 मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक गलती हम करते हैं बार बार, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए आपको इसको पूरी तरह जेड में बदल देना है, तो एक्स स्क्वायर और ये R1 आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2z। ये समझ पा रहे नहीं क्यों हो गया ये इसलिए हो गया क्योंकि आपको पता है z कितना है -1 अपॉन 2x स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया -2z। देखिए P1 आपको पता है, Q1 आपको पता है, R1 आपको पता है, तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी वो हमारी बदल गई, जिसमें आपने लिखा था d2y ओवर dz स्क्वायर। तो बताइए जरा इक्वेशन नंबर 4 क्या बनी। लेक्चर को थोड़ा रिवर्स कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 4 को हम बताने जा रहे हैं। नाउ इक्वेशन 4 बिकम, इक्वेशन 4 थी मेरे पास d2y ओवर dz स्क्वायर। क्लियर है? प्लस यहां पर था P1, P1 की जगह आ गया 0, चलो लिख देता हूं। इसके बाद था Q1, Q1 कितना है a स्क्वायर y, और राइट हैंड साइड में था R1, R1 कितना -2z। तो ये आ गया मेरे पास d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y -2z। क्या है ये आ गया मेरे पास d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू -2z। इसको नाम दे दो बच्चों 11, और ये क्या, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ये एक आसान सी प्रॉब्लम हमारे पास बन गई है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या, अच्छा डी का मतलब क्या है, यहां पर डी का मतलब है हियर डी मींस डी ओवर डी जेड। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, 11 को सोल्व कर रहा हूं, ये बना m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मेरे पास आ गया m स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर, और ये बना मेरे पास m स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर a स्क्वायर, और m आ गया मेरे पास प्लस माइनस आयोटा a। समझ पा रहे हैं? तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर, या अगर 0 प्लस आयोटा a और 0 माइनस आयोटा a। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा CF। तो इसका जो CF होगा मेरे पास वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ये बना मेरे पास C1, सॉरी पहले e टू द पावर 0x है, छोड़ो उसको, C1 cos ax 0x, अच्छा x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे z, प्लस C2 sin az, और इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की, कितना होगा ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कितना हो गया ये -2z, -2 को बाहर लिख लो, तो पी आई आ गया मेरे पास -2 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड। अब देखिए ये केस थर्ड है, तो पोलिनोमियल फंक्शन वाला रूल लगेगा, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकाल लीजिए, -2 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास जेड, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर -1 जेड, बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगा दीजिए। ठीक है, एक्सपेंशन -2, मैंने बताया आपको, अगर मेथड नहीं जानते हैं तो आप पुराने लेक्चर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दूंगा। तो कितना बनाइए, प्रोवाइड कर देंगे उसको, तो ये 1 प्लस, तो इसको आप x की तरह ट्रीट करो जो फार्मूले मैंने बताए थे, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर यानी डी की पावर 4 ए की पावर 4 और ये z। अब आपको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही टाइप की टर्म वैलिड होंगी, एक कांस्टेंट और एक डी, क्योंकि z उनके पास जाएगा तो कांस्टेंट के साथ तो z ही रहेगा, डी के साथ z का मतलब हो जाएगा 1 यानी डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर के साथ हो जाएगा 0, डी क्यूब के साथ हो जाएगा 0, तो यानी एक ही टर्म आपके काम की है इसके अंदर, कौन सी, कांस्टेंट, क्योंकि डी भी नहीं है इसके पास, तो अगर z और 100% इसके बाद जितनी भी टर्म है उन सबको क्या लिख देंगे आप 0, तो आ गया -2z अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? यह बना मेरे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन
लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा कंप्लीट सॉल्यूशन? देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास बना, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया मेरे पास C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया -2z अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको वापस x में लिख दीजिए। तो z का मतलब क्या है कोसाइन a, और z का मतलब है -1/2x स्क्वायर C2 साइन a इंटू -1/2x स्क्वायर। राइट हैंड साइड कितना होगा ये, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली टर्म -2/a स्क्वायर, और z का मतलब क्या हो गया -2/x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रिजल्ट मेरे पास बना C1 कोस, आप जानते हैं कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये आ गया a/2x स्क्वायर, और ये साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया -C2 साइन -a/2, सॉरी माइनस तो बाहर आ गया 2x स्क्वायर, और ये लास्ट माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, ये आ गया 1/a स्क्वायर x स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप चाहें तो इसमें नए कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं, C1 की जगह लिख दें कैपिटल A और -C2 की जगह लिख दें कैपिटल B, तो ये दोनों कांस्टेंट आप पॉजिटिव बना के भी लिख सकते हैं। मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, उसका साइन तो लिखने का तरीका है कि C1 प्लस C2, तो यहाँ A और यहाँ B भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा सही आंसर है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेक्चर को बड़े ध्यान से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।